तो यार सॉल्यूशंस में अब तक हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन तक पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इसके बाद आएगा वांट ऑफ फैक्टर, और फिर उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक जो होगा वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला होगा, और रिलेशन बिटवीन एसोसिएशन डिसोसिएशन। और अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी देखो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो हम तुम्हें बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ना, और तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना, और देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में नहीं डिस्कस करते, सबसे पहले देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर तुम लोग को एकदम आइडियल डिफिनेशन जो अगर पढ़नी है तो बुक से पढ़ लो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम बता रहे हैं वो थोड़ा सा अपने भाषा में है और तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये क्या कर रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो देखो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में देखो सबसे मेन टॉपिक तो देखो ये मत भूलना, ये सबको याद करने का नहीं जरूरत है, ये सब एक बार सुन लो। बस ये मत ये भूलना यार कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है ना उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ठीक है, उसके नेचर पे नहीं, ठीक है। और नॉट नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि उस सॉल्यूशन में जो उसका मतलब कि उस सॉल्यूट का क्या नेचर है वो सब पे नहीं डिपेंड करता, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। अब इसके एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम तुम लोगों को समझाएं मोटी मोटा, तो ये समझ लो कि जैसे मान लो तुम एक दुकानदार के पास गए, उससे कहे कि हमें 1 किलो मिठाई चाहिए। थोड़ा सा हंसी आ सकता है लेकिन समझ जाओगे तुम लोग। अगर तुम बोले कि 1 किलो मिठाई चाहिए ना, तो वो 1 किलो मिठाई का मतलब वो समझ लो कि वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगा। कैसे, तो देखो जैसे मान लो ये गुलाब जामुन का एक पूरा के पूरा वो है सॉल्यूशन, और ये है एक रसगुल्ले का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर तुम उससे कहोगे, और मान लो अगर इसमें जो एक एक को गुलाब जामुन है उसका वेट मान लो 100 ग्राम है, ठीक है, और एक एक रसगुल्ला है उसका भी वेट मान लो, क्योंकि देखते ही हो यार साइज सेम ही होता है, 100 ग्राम का एक एक को एक एक मिठाई है। अब अगर तुम उससे कहोगे कि 1 किलो मिठाई दे दीजिए, तो अगर उसको समझ में आएगा कि 1 किलो गुलाब जामुन दे दे, तो वो 10 पीस इसके दे देगा, तो 1 किलो हो जाएगा ना। और अगर रसगुल्ला अगर उसको समझ में आए तो भी ये भी 10 पीस देगा, और उसको समझ में आएगा कि चलो 1 किलो हो गया। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर देखो इसमें अगर 9 पीस देता तो वो 1 किलो नहीं होता ना। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होता है कि वो नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा, वो उसके सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अब देखो अब ये बात है कि अब इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है ना वो कैसे डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो देखो जैसे पहला वाला जो टॉपिक है उस इसमें है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो, तो यार देखो ये वाला जो एग्जांपल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इसकी ज़रूरत यहाँ पे भी है ना। तो देखो जैसे मान लो ये एक प्योर सॉल्वेंट है और ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो ये प्योर सॉल्वेंट है, यानी कि मान लो ये सिर्फ और सिर्फ पानी है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है। तो अब देखो इसका जो वेपर बनेगा वो पूरे के पूरे सरफेसेस से वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, बना वेपर बना। तो अब ये सब के सब वेपर वहाँ पे एक क्या, जैसे कि वहाँ पे एक वेपर बन गया, ठीक है। अब देखो ये दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है ना, इसमें कुछ ना कुछ देखो पार्टिकल को ऐड कर दिया गया, तो ये पार्टिकल क्या हुए उसके सरफेस पे आकर के अटक गए, और इन सब पार्टिकल का जो वेपर बनने की जो टेंडेंसी है वो ज़ीरो, यानी कि पार्टिकल जो हैं वो बिल्कुल भी वो वेपर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वो सब पार्टिकल अगर उसके सरफेस पे आके अटके, तो अब देखो यहाँ से वेपर नहीं बनेगा। देखो यहाँ से वेपर नहीं बना तो ये इतना वेपर खाली है, यहाँ से वेपर नहीं बना तो इतना वेपर खाली है, यहाँ से नहीं बना तो ये इतना खाली है। तो लेकिन देखो यहाँ पे अगर उसका सॉल्यूट का पार्टिकल नहीं तो यहाँ से वेपर बन रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि इसका जो ये जो उसका वेपर बनने की जो टेंडेंसी थी वो देखो सॉल्यूशन में घट गई, समझ रहे हो। यही इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर में जो उसका वो घट गया इसीलिए, यानी कि अब जैसे यहाँ पे जो वेपर बने वो इसके मुकाबले में यहाँ पे वेपर कम बने, तो यहाँ पे प्रेशर भी कम लगाएंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो घट गया, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2, यानी कि इसका क्या मतलब है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, ठीक है।
तो देखो अब एक बार इस फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस कर दे रहे हैं ना कि इसमें कौन कौन से टर्म क्या क्या है। देखो P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू X2। देखो P1 नॉट क्या होता है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ना। अभी हम इस पर क्वेश्चन करा देंगे, तुम लोगों के सारे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। P1 नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, याद रख के रखना। और P1 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। X2 क्या होता है, X2 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, ये चीज़ याद रख के रहना। X2 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और एक बार मोल फ्रैक्शन निकालने का तो तुम लोग को तरीका बताइए, उसका मोल बटे सबका मोल, ठीक है। X2 का मोल निकालना है तो उसका मोल बटे जितने भी सॉल्यूशन में होंगे, सॉल्यूशन में अगर और भी कोई कंपोनेंट होंगे तो उसके भी मोल नीचे जुड़ जाएंगे ना। लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालने का यही तरीका होता है, ये याद रख के रहना है, तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, उसका मोल बटे सबका मोल। अब अगर मान लो कि N1 की जो वैल्यू है ना, N1 की जो वैल्यू है, अब अगर जैसे इसमें बहुत ही ज़्यादा होगी N2 के वैल्यू के मुकाबले ना, तो यहाँ पे N2 को तुम लोग नेगलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 बाई N1। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम लोग का ठीक कर देगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स इज 2 atm, यानी कि ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया है। तो इसको देखो लिखते चलो, P0 की वैल्यू दे दिया है 2 atm, ठीक है, पहली बात। फिर उसके बाद एट 300 केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि इट इज़ लोअर्ड टू 1 atm, यानी कि अब इसका जो प्रेशर है वो 1 atm हो गया, ठीक है। ऑन डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ वाई इन 20 ग्राम ऑफ लिक्विड एक्स। तो यानी कि देखो जो P0 दिया हुआ है किसका, लिक्विड एक्स का, पहले यहाँ पे बात हो रहा है। और फिर इसके बाद देखो यहाँ पे इसका वेट भी दे दिया है कि 20 ग्राम, देखो जैसे यहाँ पे इसका वेट आ गया 20 ग्राम, ठीक है, ये दो चीज़ दिया। और फिर उसके बाद इसका जो मतलब कि अब सॉल्यूशन का जो प्रेशर दे रहा है, यानी कि इसमें 1 ग्राम में सॉल्यूट को ऐड किया गया, और उसका अब जो प्रेशर हो गया वो 1 atm हो गया। तो यानी कि अब इसका जो P की वैल्यू जो है वो 1 atm लिख दो, ठीक है। और फिर उसके बाद अब बोला है कि इसका जो सॉल्यूट का जो वेट है वो 1 ग्राम है। अब लिख दो भाई वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो ये जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट है पहले वाले का। और फिर अब इसमें सॉल्यूट का वेट दिया है, तो इसको वेट ऑफ, जैसे मान लो इसको वेट ऑफ सॉल्यूट WS लिख दिए, कितना है 1 ग्राम है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है सॉल्वेंट का, देखो ये सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास दिया हुआ है 200 ग्राम। अब इसमें मोलिकुलर मास ऑफ वाई पूछा है। तो अब देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग वही वाला फार्मूला लगा देंगे, P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये वाला फार्मूला लगेगा। और देखो इसमें देखो ये 1 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, यानी कि इसमें जो है वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है इसके मुकाबले ना। तो इसके जो हम लोग इसका जो मतलब कि मोल फ्रैक्शन को के जगह पे जैसे जब अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन होता है मोल, उसका मोल बटे सबका मोल ना। तो देखो अब देखो ये जो N2 है ना, ये 1 ग्राम है, तो ये बहुत ही कम आएगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये 0 मान लो। तो अब यहाँ पे हो गया N2 बाई N1। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करो, देखो P0 की वैल्यू 2 दी हुई है, 2 माइनस, देखो P की वैल्यू कितनी है 1 है, 2 माइनस 1। अब देखो P0 की वैल्यू फिर से 2 इज इक्वल्स टू, अब देखो इसकी जगह पे N2 मतलब देखो मोल निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, मोल निकालने का फार्मूला तो यार सबको मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम होगा ना भाई उसकी तैयारी बहुत ही बेकार चल रही है। मोल निकालने का फार्मूला होता है वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। तो N2 का वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट ना। तो अभी किसका बात हो रहा है, ये सॉल्यूट का है, या सॉल्यूट का इसका है, तो इसका वेट 1 ग्राम बटे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो इसको W लिख दो, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इनटू, अब देखो N1 की वैल्यू रखनी ना, तो इसका वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट कितना है, इसका वेट देखो यहाँ पे दिया हुआ है 20 ग्राम, 20। अब जो नीचे बटे रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अब इसके नीचे ऊपर आ जाता है तो मालूम ही होगा। तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो यहाँ पे 200 दिया हुआ है, बस यहाँ पे 200 की वैल्यू रखो, ये इससे गया 10 बार में, फिर इसके बाद यहाँ पे 1/2, फिर उसके बाद W इज इक्वल टू, अब आंसर जो आएगा कमेंट करके बताओ। अब यार पढ़ ही रहे हो तो लगे हाथ ये वाला भी क्वेश्चन देख लो, क्या बुराई है 10 सेकंड में। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना, जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नहीं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू सॉल्यूट नहीं, ये भी नहीं है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्यों है, ये वाला क्यों सही है, क्योंकि
ये मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है ना, सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन, यानी कि देखो सॉल्यूट मॉलिक्यूल को मान लो N2 और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन यानी कि N1 + N2 और अगर भी कोई होगा तो N3, इस तरीके से। तो ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मोल फ्रैक्शन इसी का ऑप्शन है। तो यार देखो, अब तुम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब इसकी जो बारी है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल को हम लोग जो सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये तुम लोग जान लो, बहुत सारे बच्चों को इसमें ही कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो, इसका एक स्टैंडर्ड जो डिफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट का, उसका कहने क्या मतलब है। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है ना। कौन सा वो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm ना। जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो उस सॉल्यूशन के या सॉल्यूट के जो है उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है ना। तो फिर से समझ लो यार, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यार मान लो क्या ये कि ये तो सच्चाई है ही है। जैसे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का अगर हम लोग जैसे ग्राफ बनाएंगे, किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले का, तो देखो क्या होता है। जैसे मान लो सबसे पहली कंडीशन वो जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर, मान लो सॉल्वेंट का बात करते हैं। तो जैसे मान लो सॉल्वेंट जो सबसे पहले है वो रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब हम लोग उसको वेपर प्रेशर के बराबर करेंगे ना, क्योंकि उसका जो हम लोगों को उसका क्या है, बॉयल करना है ना, बॉयल करना है। जैसे मान लो पानी है ना, शुद्ध एकदम साफ़ पानी है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे पहले है। अब हम लोग उसको उबाल रहे हैं, तो ये हम लोग उबाले, अब वो उसके वेपर प्रेशर के बराबर हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, पानी के अंदर अंडा डाल दिए, अब अंडा खौलाने के लिए। तो यार अब उसका वो भी जैसे मान लो वो भी अब जैसे मान लो वो भी अभी इसी टेम्परेचर पे है ना। तो अब उसका जो वेपर प्रेशर है, अगर उसमें सॉल्यूट डाल दिए तो वेपर प्रेशर जो उसका रहेगा वो और भी घट जाएगा ना। अब उसको खौलाएंगे तो इतना ले जाएंगे। तो ये देखो, खौलाए तो खौलाते खौलाते पहले जो इस टेम्परेचर पे ये खौल रहा था, ठीक है, अब वो जो है वो इस टेम्परेचर पे खौलने लगेगा, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो जो डिफरेंस, मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसी को कहते हैं। यानी कि उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको खोलने के लिए जितनी वो जो थी वो चीज़ उसकी बढ़ चुकी है, समझ रहे हो। तो फिर से एक बार देख लो यार, जैसे मान लो हम लोगों को अंडा खौलाना है, तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, पानी खौला रहे हैं। तो देखो, ये साफ़ पानी है, उसका वेपर प्रेशर नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे इतना है, एक इसको जितना भी मान लो इतना है ना, और इसका जो रूम टेम्परेचर है वो इतना ही है, 25 डिग्री सेल्सियस मान लो। अब उसको हम लोग क्या किए, खौलाएँ, तो वो देखो खौला इतने टेम्परेचर में खौल गया, ठीक है। अब हम लोग उसमें अंडा डाल दिए तो पहले ही उसका वेपर प्रेशर घट गया। अब उसको वेपर प्रेशर के बराबर यानी कि इसके बराबर करना है, क्योंकि खौलाने के लिए जैसे यहाँ पे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे इतने टेम्परेचर पे खौल जा रहा था। अब 100 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए उसको जो है वो टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, इसका फॉर्मूला ये होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का। ये वाला जो टेम्परेचर है, ये कौन सा टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर है जब उसमें सॉल्यूट ऐड है ना। तो जब उसमें सॉल्यूट ऐड है तब ये वाला टेम्परेचर है। अब उस वो जो प्योर वाला जो था, क्योंकि यार उसको तो डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस बताने के लिए ये वाला बताने के लिए अब ये सेकंड वाला जो है वो उसका प्योर वाले का जो टेम्परेचर जिस पे बॉयल हो रहा था ये वो वाला वैल्यू है, ठीक है। अब देखो एक और बात, जो इसमें जो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोला मोलालिटी होता है, ठीक है। स्मॉल है मोला, याद रखे रहना, क्योंकि हम तुम्हें बता रहे हैं। देखो, तो इसका देखो दो मेन फार्मूला याद रखे रहना ना, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट ना, और डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी याद रखना। ये नहीं कि मोलारिटी जो होता है वो बताए थे बड़ा वाला एम होता है, लिट्टी छोटा होता है, तो इसको छोटे से याद रखे रहना, छोटा वाला एम ना। और मोलारिटी यानी कि देखो उसमें लीटर लगी रहा, मोलारिटी लीटर लग रहा है ना, तो वो जो होता है वो
बड़ा एम होता है, क्योंकि लीटर को किससे नापते हैं, बड़े वाले मग्घा से जो लोग लेकर के चलते हैं। तो यार याद रख के रहना कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो अब इसका ये वाला फार्मूला आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी, ये कांस्टेंट होता है, इनटू मोलालिटी। ठीक है, तो यार इस कॉन्सेप्ट में बस यही दो टॉपिक को पढ़ना। ठीक है, मतलब अरे टॉपिक करें, यही दो फार्मूला को याद रख के रहना, भूलना मत यार इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अब जैसे मान लो ये एक ग्राफ दिया हुआ है ना, ये ग्राफ दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि पी क्यू क्या है, एक्स वाई क्या है और डेल्टा टी क्या है। तो देखो पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है कि ये इसका जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये क्या है, जैसे एक सेकेंड, तो ये सॉल्वेंट का चेंज इन वेपर प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर का कर्व है ना। तो ये किसका कर्व है भाई, ये है सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे लिख दो एस ओ सॉल्वेंट, ये इस तरीके से मान लो लिखना है, सॉल्वेंट है। ठीक है, वी है सॉल्वेंट। ठीक है, और फिर देखो ये किसका है, ये है सॉल्यूशन का, ये एस मान लो ये यू डाल दिए और फिर ये एन हो गया सॉल्यूशन का। ठीक है, और ये क्या है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना। ये क्या है, ये डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी बी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तीन चीज़ याद रख ना, सॉल्वेंट का ये है ना और ये सॉल्यूशन का, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, यानी कि ये सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखो भाई W1 इज इक्वल्स टू 12.5 ग्राम। ठीक है, अब फिर उसके बाद कह रहा है कि वो 185 ग्राम पानी में मिला हुआ है ना, इन 185 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब W2 लिख दो भाई, 185 ग्राम, ये हो गया। अब उसके बाद कहा है कि वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसका भी दिया हुआ है। तो अब यानी कि दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये दिया हुआ है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू 0.80। ठीक है, 0.80 के दिया सबका ना, मान लो के दिया हुआ है। फिर उसका कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस ना, के बी की वैल्यू दी हुई है और अब मोलर मास ऑफ सब्सटेंस पूछा हुआ है, यानी कि मोलर मास ऑफ W1, यानी कि सॉल्यूट का जो है वो मोलर मास पूछा हुआ है। तो ये कितना होगा, और इसका तो सब लोगों को मालूम होता है यार, वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है और डेल्टा के बी दिया हुआ है। तो अब बस ये निकालना है, अब इसको वही फार्मूला रखो। तो यार देखो अब इसमें जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो है फार्मूला लगा दो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है 0.80, के बी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है 0.52 इंटू देखो ये मोलालिटी है। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी का हम तो बताया, तो मोलालिटी से याद रख रहे ना, लिट्टी, लिट्टी छोटा होता है तो ये छोटे एम से डिनोट किया जाता है। लिट्टी क्या होता है, एकदम ठोस होता है। ठीक है, ठोस होता है तो उसमें जो होता है वो मास की बात करता है। तो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखे रहना ना। और जो मोलारिटी होता है वो लीटर की बात करता है, तो वहाँ पे हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई लीटर ऑफ सॉल्यूशन ना, मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो लीटर में रखना होता है। यहाँ पे क्या रखना था, ये मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट ना। तो वेट कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का 12.5 और मॉलिक्यूलर वेट पूछा ही हुआ है, निकालना है, तो ये यहाँ पे रख दिए। अब क्या है, उसके बाद सॉल्वेंट का जो मास है वो रखना है 185, लेकिन ये ग्राम में दिया हुआ है ना, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देना। अब इसका ये वाला वैल्यू पुट करो और आंसर कमेंट करके बताओ। तो यार देखो अब इस क्वेश्चन में ये देखो, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन है ना। तो देखो एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इस इतना, यानी कि देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 732 mm ना, और फिर उसके बाद जो है सॉल्यूशन है उसका वेट दिया हुआ है 100 ग्राम और सॉल्यूट का जो वेट दिया हुआ है वो 6.5 ग्राम है। अब उसमें क्या कह रहा है, उसमें जो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। देखो इसको देखो किस तरीके सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ना ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये दिया हुआ है कि वेट, मतलब कि वेट दिया हुआ है सॉल्वेंट का। जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो इसको सॉल्वेंट, तो देखो इसको मान लो हम लोग इससे डिनोट करते हैं W से ना, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है,
अब फिर उसके बाद वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करें ना। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 6.5 ग्राम, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 732 की क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ना, यानी कि ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इसको यानी कि पी से डिनोट करेंगे ना। पी अगर वेपर प्रेशर इसका कितना दिया हुआ है 732 mm, ठीक है। और फिर उसके बाद अब देखो के बी की वैल्यू दिया ही हुआ है। अब इसमें क्या करा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इसमें कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है टी बी, ये क्या होगा ना। तो अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें यार ये वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो जो अगर पानी का है, इसमें पानी की बात की हुई है ना सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ पे देखो पानी का जो वो होता है टेम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी अरे टी बी नॉट का है, ये जो रखा है ना इसकी वैल्यू यहाँ पे 100 रखी जाएगी, ये निकालना ही है। तो ये निकालो, तो ये वाला निकालने के लिए मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक और भी फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी ना। तो अब इस वाले फार्मूले को यूज़ करके ये निकालना है, फिर ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, फिर इसके बाद 100 को इससे जोड़ देना है और आंसर आ जाएगा। तो यार देखो इस क्वेश्चन में एक तुम लोगों को हिंट दे देना। देखो इस क्वेश्चन में जो प्रेशर दिया हुआ है सॉल्यूशन का वो mm में दिया हुआ है ना। तो देखो ये तुम लोगों को मालूम ही होगा कि अगर सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है ना, अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो वो हो जाता है पी नॉट होता है, और पी नॉट का जो को सॉल्यूशन पी नॉट यानी कि सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 760 mm होता है ना। तो अब देखो यार ये वाले फॉर्मूले से तुम लोगों को क्या निकल जाएगा, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ना। तो मोल फ्रैक्शन से निकाल लेना। फिर उसके बाद देखो तुम लोगों का चैलेंज क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 100 पुट करना है, ये वाली वैल्यू तुम लोगों को निकालनी है, और फिर उसके बाद देखो सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकाल देना, फिर उसके बाद ये इधर आ जाएगा तो 100 से जुड़ जाएगा और डेल्टा टी बी तुम लोगों का आ जाएगा ना। तो देखो डेल्टा टी बी निकालने के लिए तुम लोगों को मोलालिटी निकालनी पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन से ही तुम लोग कहीं ना कहीं से मोलालिटी निकाल लेना, और ये वाली वैल्यू दी ही हुई है, ठीक है। तो उसको तुम लोग सॉल्व करो और आंसर को कमेंट करो, ये तुम लोगों को होमवर्क है। अब देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाई 10 mm of Hg व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वॉज एडेड टू द सॉल्वेंट, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सॉल्वेंट है ना, उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया और उसका जो वेपर प्रेशर है वो 10 mm Hg घट गया। समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब है कि पहले उस सॉल्वेंट का मान लो अगर वेपर प्रेशर 100 था ना, तो अगर उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया गया, अब उसका जो वेपर प्रेशर है वो 90 हो गया है, यानी कि 10 घट गया ना, ठीक है। तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है उस सॉल्यूट का वो 0.2 है ना। अब इसमें कह रहा है व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ना। अब देखो अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ तक ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाता व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो यार ये तो बहुत इजी तरीके से निकल जाता, क्योंकि अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक का मोल फ्रैक्शन दिया होगा, दूसरे का निकालना होगा, तो उस वन में से माइनस कर देंगे। जैसे अगर क्वेश्चन अगर इतने में ख़त्म हो गया होता और अगर पूछता कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ऐसा तो कोई क्वेश्चन देता नहीं, लेकिन अगर दे देता तो हो जाता 1 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.8, तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना। तो देखो ऑप्शन में भी दिया होगा बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन के आगे भी दिया हुआ है व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ़ यदि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो 20 mm Hg हो जाए ना, यानी कि यहाँ पे जो 10 mm Hg हो रहा था उसके जगह अगर 20 होने लगे तो फिर मोल फ्रैक्शन क्या होगा सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का नहीं। तो देखो इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो इसमें इसको जो 10 mm Hg जिसे रुको हम बता रहे हैं, तो यार देखो इसको बस इसी तरीके से सॉल्व कर दो। देखो सॉल्वेंट का जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, देखो पी नॉट जो होगा इस क्वेश्चन में वो 760 होता ही है, ये तो आइडियल है ना। तो अब देखो 10 घट गया, 10 घटा तो वो 750 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे तो वही वाला रहेगा पी नॉट रहेगा।
अब मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था 0.2 ना, तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व मत करना, 10/760 आ गया, तो ये 0.2 ये वाली वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब 760 में अब देखो 20 घटाना, तो यहाँ पे हो गया 740/760 इज इक्वल्स टू मान लो x, तो ये मान लो 20/760 इज इक्वल्स टू x, क्योंकि x की वैल्यू को निकालना है, क्योंकि अभी एक स्टेप इसके भी बाद है ना। तो जैसे देखो अब इन दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि x की वैल्यू को निकालना है। तो देखो 10/760 इज इक्वल्स टू 0.2, 20/760 इज इक्वल्स टू x। तो अब इतना सॉल्व करो और फिर उसके बाद देखोगे कि तुम लोगों का x का वैल्यू, तो उसके बाद जो तुम लोगों का जो x आएगा ये किसका है, ये सॉल्यूट का है। ठीक है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.4। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस क्वेश्चन पूछा, देखो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ना, तो सॉल्वेंट तो पूछा है तो 1 माइनस 0.4 कर दो। तो देखो सॉल्यूट का दिया हुआ है 0.4, सॉल्वेंट का निकालना है तो 1 माइनस 0.4 करो, आंसर आ गया 0.6। अब बस 0.6, अब इस पर क्या करना है तुम लोगों को यार, टिक करो कहाँ पे है 0.6, ये है, टिक करो आगे बढ़ जाओ। अब देखो यार ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1996 का हुआ, इसमें क्या करा है, वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 एट 25 डिग्री सेल्सियस इतना दिया हुआ है, यानी कि वेपर प्रेशर दिया हुआ है CCl4 का इस टेम्परेचर पे इतना, यानी कि P0 दिया हुआ है कितना 143। ठीक है, MMH ये सब लिख देना। फिर इफ़ 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इस और सॉल्यूट का देखो मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है ना, डिजॉल्व किया गया 100 ग्राम ऑफ CCl4, यानी कि जो P0 है ना। तो अब देखो इसका जो वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट देखा ना, SOLV सॉल्वेंट का दिया हुआ है 100 ग्राम ना, 100। ठीक है, ये हिंट हो गया। और फिर उसका वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई लोग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट 0.5 ग्राम ना, तो देखो 0.5 ग्राम यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है यार, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अब पी बताओ। तो यार ये तो तुम लोगों के लिए दाएं हाथ का खेल है, करो और कमेंट में आंसर बताओ। तो यार देखो अब क्वालिटेटिव में प्रॉपर्टीज़ में रिलेटिव लोवरिंग खत्म हो गया, एलिवेशन खत्म हो गया। अब बारी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो यार अब हम लोग बात करते हैं एलिवेशन, अरे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि किसी सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में अगर हम लोग कोई सॉल्यूट मिला दें ना, अब फिर उसको फ्रीज में रखो, तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा ना वो घट जाएगा ना। जैसे मान लो पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो रहा था, तो अब हो सकता है वो 2 डिग्री सेल्सियस पे, 3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होने लगे। तो देखो, तो फ्रीजिंग पॉइंट का देखो डेफिनेशन क्या होता है, वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेस, मतलब ऐसा वेपर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाए ना। बॉइलिंग पॉइंट का भी तुम लोगों को याद ही होगा, तो अभी पढ़ाते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो देखो अब देखो ग्राफ हम लोग इसका देखते हैं ना, तो देखो वेपर प्रेशर और टाइम के बीच का हम लोग ग्राफ देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। जैसे मान लो ये एक सॉल्वेंट है ना, उसका यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ पे है और अभी वो रूम टेम्परेचर पे है, तो उसको इस तरीके से दिखा दिया गया। अब उसको क्या है, अब उसका जो है कि जैसे मान लो, या सॉरी इनिशियल कंडीशन में उसका जो है मान लो कि यहाँ पे उसका टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पे ना, क्योंकि ये यहाँ की तरफ है ना, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे 0 से शुरू होकर के ऐसे आ रहा है ना, तो अरे सॉरी जैसे यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4, जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे है। अब उसको जैसे फ्रीज़ करना है तो उसका जो वेपर प्रेशर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड के मुकाबले जो लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर, जैसे यहाँ पे देखो जैसे दिखाया जा रहा है, तो जैसे पहले देखो लिक्विड में तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर सॉलिड में आएगा तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर भी घटेगा। तो इसका ग्राफ कुछ सॉल्वेंट का ऐसा बना ना, सॉल्वेंट का। अब उस सॉल्वेंट में कुछ मिक्स कर दिए तो वो हो गया सॉल्यूशन। तो देखो यार सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो, जैसे देखो लिक्विड पहले सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे ऐसे आ रहा था, हम अच्छे से दिखा रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर पहले यहाँ पे आ रहा था, टेम्परेचर उसका यहाँ पे आया ना। अब क्या हुआ कि अब वो सॉल्यूशन, अब उसमें कुछ मिला दिया गया, तो अब उसका जो वेपर प्रेशर थोड़ा सा ऐसे घट के यहाँ पे आ गया और टेम्परेचर और भी ज़्यादा होगा और उसका ना, तो अब उसको फिर अब यहाँ से ला करके
वेपर प्रेशर यानी कि इस टेम्परेचर तक लाना है ना, तो ये टेम्परेचर तक हम लोग इसको यहाँ तक ले आए ना। अब इसका जो है वेपर प्रेशर भी घटेगा क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का था और ये प्योर मतलब अरे ये प्योर सॉल्वेंट का था और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, तो ये भी घटेगा यार। तो अब देखो एक इसमें और, तो यार इसका जो टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा ऐसे घट जाएगा। तो अब जब ये टेम्परेचर और भी घट गया तो फिर देखो ये टेम्परेचर ये सॉल्यूशन का है और ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर था। तो यही चीज़ जो है यही होता है यही चीज़ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले यहाँ पे था अब वो घट के यहाँ पे हो चुका है। तो यही चीज़ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बस इसका ये दो मेन फार्मूला याद रख के रहना यार। ग्राफ से तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं, इसका फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, देखो एफ नॉट माइनस एफ याद रख के रहना। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो है वो देखो पुराने वाले केस में क्या था कि जो बॉइलिंग पॉइंट था उसका जो खौलाने का जो वो टेम्परेचर था वो चीज़ बढ़ रहा था। जैसे मान लो पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल रहा था, अब उसमें नमक डाल दिए कुछ भी डाल दिए तो अब वो 103 डिग्री सेल्सियस पे लगा खोलने, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया। तो वो क्या होता है देखो किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालने के लिए यही चीज़ होता है ज़्यादा माइनस कम ना। तो डेल्टा टीबी में टीबी माइनस टीबी नॉट होता था क्योंकि टीबी हमेशा ज़्यादा होता था और टीबी कम होता था क्योंकि वो प्योर होता था। तो यहाँ पे भी देखो ये प्योर फॉर्म का है। तो ये देखो अब इसमें क्या है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे देखो जो टेम्परेचर था वो सॉल्वेंट का ज़्यादा था और सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम है ना। तो इसका भी वही केस बनेगा। तो देखो ज़्यादा यही रहेगा और ये कम रहेगा, इसलिए देखो ये जीरो है तो ये हो सकता है माइनस में केस में आ जाए, समझ रहे हो। तो इसलिए इसको पहले रखते हैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो इसको देखो अगर वाटर दे देगा तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस भी रखा जा सकता है अदरवाइज़ जितना क्वेश्चन में दे। और ये जो होती है डेल्टा टी एफ ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हटा तो आ जाएगा के एफ। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। तो यार देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये ग्राफ है और इसमें पूछा हुआ है कि पी क्यू और एच टी और क्यू आर ये जो है ये है क्या। तो देखो पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है वो लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जब सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो ये वाली ग्राफ है। और फिर उसके बाद एच टी क्या है ना, तो देखो एच टी है लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये सॉल्वेंट का था ये सॉल्यूशन का हो गया। और फिर उसके बाद क्यू आर क्या है, क्यू आर है सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये जो सॉल्वेंट है ये पहले लिक्विड में आया तो यहाँ से यहाँ, और फिर लिक्विड से फिर अब ये जब सॉलिड बनेगा तो फिर ये वाली ग्राफ बनेगी और ये सॉल्यूशन की ग्राफ है। बस ये चीज़ याद रख के रहना। ये उसे प्रीवियस ईयर में आया तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन तुम लोगों का हो सकता है फील बढ़ा दे इस क्वेश्चन मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के लिए। इसमें कहा है कि 2 ग्राम चीनी ना 1 लीटर पानी में मिला दिया गया ना, तो इफ़ेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ शुगर ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ग्राम चीनी को मिला दिया गया, अब उसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फ़र्क होगा। तो देखो 2 ग्राम चीनी को मिला दिए ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि पहले अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा था तो अब हो सकता है 103 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबले। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घटेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम जैसे अपने फ्रिज में एक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। एक बाउल में तुम लोग आधा किलो पानी रख देना और दूसरे बाउल में तुम लोग आधा किलो आइसक्रीम रख देना, तो देखोगे तुम लोग आइसक्रीम जो है वो जल्दी जम जाता है पानी के मुकाबले। तो क्यों होता है, क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है। जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम रहा था अब वो हो सकता है 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस पे ही जम जाए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे अगर रोड पे बर्फ़ हो जाता है तो वहाँ पे नमक को छिड़का जाता है, किस लिए, क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो है वो घट जाए। तो यार एक छोटी सी प्रीवियस मतलब कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, बोलने में मिस्टेक हुई कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो हम जो एग्जांपल दिए जैसे हम बोले थे कि पानी और अगर एक बाउल में अगर हम लोग पानी
और आधा आधा किलो पानी और आधा किलो आइसक्रीम जमाएं तो पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर जमेगा तो तो उसको आइसक्रीम को जमने के लिए उसका, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो और भी घट जाएगा, तो हो सकता है वो -3 डिग्री -4 डिग्री सेल्सियस पे अब वो आइसक्रीम बनेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब था, हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। तो देखो इस फिनोमिना में जैसे क्या होता है, स्पार्कलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो ना। तो ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि जैसे मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ना, तो अब उस पर जब नमक छिड़क देंगे तो अब उसका जो हो जाएगा फ्रीज़ करने का जो टेम्परेचर, यानी कि अब हो सकता है उसको -10 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर मिले तब वो फ्रीज़ होगा। तो अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, तो हो सकता है तो वो पिघल जाता है, इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो। देखो ये नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसे हल्के में मत ले लेना। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखो द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि के एफ की जो वैल्यू दी हुई है वो 5.1 किलो कैलोरी जो भी दिया हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो के एफ इज इक्वल्स टू 5.12, ठीक है। अब यूनिट को अपने हिसाब से तुम लोग देखना। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी, तो देखो यही पूछा हुआ है। तो मोलैलिटी यही पूछा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी, यानी कि मोलैलिटी इतनी दी हुई है और उसमें अब उस सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को जो है वो मिला दिया गया है ना। तो अब उसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताओ, तो यानी कि डेल्टा टी एफ जो है वो क्या होगा, ठीक है। मोलैलिटी जो है वो 0.078 या 0.08 मान लो, ठीक है, दिया हुआ है। तो अब इसमें ये बताना है, तो अब इसका फार्मूला तुम लोग बस पुट करो और आंसर आ जाए। तो यार देखो बस वैल्यूज़ पुट करो, फिर उसका ये फार्मूला लगाओ। इस फार्मूले में देखो ये दिया हुआ है, तो देखो मतलब ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये निकालना है, और देखो के एफ की वैल्यू दी हुई है, ये यहाँ पे पुट करो, मोलैलिटी दिया हुआ है, बस इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने के बाद तुम लोग का आंसर 0.4 आएगा। 0.4 केल्विन टिक करो, आगे बढ़ो। देखो ये 2017 का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, ठीक है, यानी कि जो मोलैलिटी है ना वो मतलब कि एक सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है उसको डबल कर दिया गया है, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ विल बी, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है, उसकी जो मोलैलिटी है ना, उसकी जो मोलैलिटी है उसको डबल कर दिया गया है, तो उसका जो के एफ होगा वो क्या होगा, बस यही पूछा। तो देखो यार बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार इसको कांस्टेंट मान लेते हैं इन दोनों को। अब इन दोनों को फिर से एक बार आमना सामना करके के एफ इंटू एम कर देंगे, तो देखेंगे कि ये डबल हो रहा है, तो ये ऐसे करके इसका हो सकता है ये 1/2 कर दें, लेकिन आंसर वो गलत होगा। इस तरीके से नहीं। देखो इसमें ये बात किस चीज़ की कर रहा है, ये मोलैलिटी के, ये उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, और ये जो के एफ है ये उस सॉल्यूशन का, उस सॉल्वेंट का या उस सॉल्यूट का या उस सॉल्यूशन का ये प्रॉपर्टी है ना। तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, तो ठीक है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे यार फिज़िक्स में तुम लोग पढ़ते हो कि जैसे ये एक तार है, इस तार को अगर हम लोग खींच के लंबा कर दें, तो इसकी रेडियस जो है वो घट जाएगी, लेकिन इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो रिमेन सेम रहेगा ना। तो सेम रहेगा यानी कि डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सेम, क्योंकि डेंसिटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से के एफ जो है वो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, याद रख के रहना। तो ये क्या हो, ये अनचेंज रहेगा, ये इस पर कोई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये 2010 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये अब क्या कह रहा है, इस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, यानी कि पानी और सुक्रोज का सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, तो इसका मोलर मास दिया हुआ है सुक्रोज का, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज, यानी कि देखो इसमें दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्व, एक मिनट, सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 68.5 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वेट दिया हुआ है SOLVENT इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। दो चीज़ दिया हुआ है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी। तो देखो यहाँ पे अब तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ पे तुम्हें निकालना है TF क्या होगा, ठीक है, TF निकालना है, ठीक है। और के एफ की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, तो बस यार
अपना वो ब्रह्मास्त्र चलाओ और उसके बाद के एफ की वैल्यू निकालो। तो यार देखो तुम लोगों को टी एफ निकालना है ना, तो टी एफ का मतलब क्या होता है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन का निकालना है ना। और देखो ये जो सॉल्वेंट का ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और तो ठीक है, तो फिर ये निकालना है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर उसको निकालने के लिए तुम्हें मतलब कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ की वैल्यू देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दी हुई है 1.86 ये रखो इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को निकालने के लिए तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स निकालने के लिए होता है वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहाँ दिया हुआ था ये देख लो, ये यहाँ पे रख दिए। और फिर उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट रख दिए। मास कितना दिया हुआ 1000 ग्राम दिया हुआ है। 1000 ग्राम बाई, अब उसको केजी में बदलने के लिए फिर 1000 से डिवाइड कर दो। तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा डेल्टा टी एफ जो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.372। अब इसके बाद अब तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूले से ये निकाल देना, जैसे किस तरीके से जैसे डेल्टा टी एफ की वैल्यू दिया हुआ है 0.372 इज इक्वल टू टी एफ नॉट, यानी कि सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होगा फ्रीजिंग टेम्परेचर वो ज़ीरो होगा माइनस टी एफ। ठीक है, अब इसको निकाल दो। अब इसको इधर ढकेलोगे तो ये जो टी एफ जो तुम लोगों का आएगा वो माइनस में आएगा 0.372 ना। अब ऑप्शन में देखो -0.372 ये है, टिक करो आगे बढ़ जाओ। तो यार देखो ये वाला भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2006 में आया हुआ है। जैसा अभी हम लोग सॉल्व किए ना लगभग बस उसी तरीके उसी मेथड से हम लोगों को ये वाला भी सॉल्व किया। इसमें क्या कह रहा है देखो 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, अरे वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट 1 ग्राम दे दिया है। फिर उसके बाद उसका मोलर मास दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिजॉल्व किया गया है 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 51.2 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के एफ दिया हुआ है, तो देखो के एफ की वैल्यू दी हुई है ना बेंजीन की। और फिर उसके बाद कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे जो बेंजीन है वो फ्रीज हो जाए, तो इसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखो इसकी वैल्यू को पता करने के लिए फिर से तुम लोगों को वही दोनों सेम फार्मूला को यूज़ करना। सबसे पहले तुम लोग निकाले ना डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ किस तरीके से निकलेगा, के एफ इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ जब आ जाएगा फिर उसको रख करके उस ना इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस टी एफ लिख देना। ठीक है, जीरो माइनस टी एफ। और फिर उसके बाद जितनी वैल्यू आई रहेगी उस जीरो उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो अब तुम लोग इसको सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताओ। तो यार देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने ये तीन तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो जो चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग इसे ख़त्म करेंगे तो हम लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जैसे मान लो कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, इसमें दो तरीके के सॉल्यूशन है, एक तो एक प्योर सॉल्वेंट है ना, और दूसरा जो है वो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ना। तो आप देखो अब इसमें जो लो कॉन्सेंट्रेशन किसका है, इसका लो कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई है ना। जैसे मान लो ये रसगुल्ले का सीरा है और ये गुलाब जामुन का सीरा है। अब इन दोनों को आर पार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में रखेंगे तो जो रसगुल्ले के सीरे का जो पानी है ना वो इससे ऐसे 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 सेमी परमिएबल से ऐसे इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। रसगुल्ले का जो सीरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि उसका गाढ़ापन कम है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन कम है। ठीक है, और जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है गुलाब जामुन का जो सीरा है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस यही होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो देखो ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। अब ये क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे आने की कोशिश करेगा।
क्योंकि वो इधर पहुंचना चाहेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लेकिन एक कोई प्रेशर है ना वो उसको दबाया हुआ है कि नहीं तू यहाँ नहीं आओगे, तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। तो ये जो है वो इधर की तरफ नहीं आएगा। तो ये जो प्रेशर लगा रहा है ना कि जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर, उसको जो रोक रहा है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है। किसका कॉन्सेंट्रेशन होता है? सॉल्यूट का ना, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है यार? बहुत लोगों को हो सकता है नहीं मालूम होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है वेट बाई वॉल्यूम। तो ये किसका बात कर रहा है? तो ये कर रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाई वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ। तो यार हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को वेट ऑफ सॉल्यूट, हमसे वो गलती से बोल दिया गया था वेट बाई वॉल्यूम, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग करते समय ना ध्यान कहीं भटक जाता है। तो देखो वेट बाई सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, इंटू आर इंटू टू। ये याद रखे रहना। अब इस पर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यार लगे हाथ इन सब का भी डेफिनेशन थोड़ा सा देख ही लो उससे पहले। देखो आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है? जैसे दो सॉल्यूशन है ना, दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन हो अगर सेम हो, अगर मान लो सेमी परमिएबल के इस पर सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 है, दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो वो आइसोटोनिक होगा। अगर मान लो अगर ये एक सॉल्यूशन 1 है, बता रहे, जैसे मान लो ये एक सेमी परमिएबल मेम्बर है, ये एक सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है ना। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इसको कहेंगे हाइपरटोनिक, और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपर का मतलब ज़्यादा। देखो कहीं भी अगर ये टर्म यूज़ हुआ हाइपर और हाइपो, तो हाइपर का मतलब होता है कि ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम ना। तो हाइपरटोनिक यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर ये हाइपोटोनिक है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। ये याद रखे रहना। अब देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर को नहीं है लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं। देखो ए प्लांट सेल श्रिंक वाइल इट्स कीप्ड इन। एक प्लांट सेल है ना, ये एक प्लांट सेल है, इसको एक सॉल्यूशन में रख दिया गया। तो अब ये क्या हो गया? ये सिकुड़ गया, चुचुक गया ना। तो ये कब कब सिकुड़ जाएगा? जब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो देखो ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की और ऑस्मोसिस होगा। तो इसका जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये इसको चुचुका देगा, इसको सिकुड़ा देगा ना। तो इसको तो फिर किस में रखा जाएगा कि वो चुचुक जाएगा वो श्रिंक कर जाएगा। वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखा जाएगा तो वो श्रिंक कर जाएगा। देखो ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम उसको अच्छे से बताएं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ना, ऑफ प्रोटीन कंटेंट, यानी कि अब उसमें जो प्रोटीन है वो 1.26 ग्राम है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 1.26 ग्राम। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज इतना, यानी कि अब ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया हुआ है, ये देख लो, ठीक है। तो अब उसके बाद मोलर मास ऑफ प्रोटीन विल बी, अब पूछा हुआ प्रोटीन का मोलर मास क्या होगा, यानी कि सॉल्यूट का मोलिकुलर मास क्या होगा। तो यार अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यार देखो सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है तो बिना इसके तो फार्मूला के निकल नहीं सकता है। अब देखो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, तो अब देखो कॉन्सेंट्रेशन को किस तरीके से निकाला जा सकता है। देखो कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के दो तीन तरीके होते हैं। इसमें से देखो ये दोनों मेन होता है। तो देखो m/w यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो यार दोस्त अपने भाई को थोड़ा सा माफ़ कर दो यार, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई भाई। मेन बात ना रिकॉर्डिंग करते करते ना ध्यान इधर उधर भटक जाता है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जो दो तरीके निकालने के बताया, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट ना, तो इसमें वॉल्यूम भी इसका ऐड होगा, ये याद रखे रहना। और ये जो वॉल्यूम होगा ना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये बस याद रखे रहना। तो यार अब देखो पाई इज इक्वल टू सी आर टी में देखो सी की वैल्यू हो जाएगी, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 1.26, ठीक है। फिर उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट कितना, मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड, मोलिकुलर मास तो तुम लोगों को बताना है यार ना। तो ये जो टर्म्स जो है जो नीचे आ जाएगा, यानी कि देखो जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रहेगा ना वो इधर जाएगा। तो इसको निकालने के लिए इधर अभी हम थोड़ा सा समझा देंगे लिख करके, हो सकता है अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो वो वाला स्टेप जैसे देख लो, अगर नहीं समझ में आएगा।
तो ये वाले स्टेप का हम बात कर रहे थे। जैसे कॉन्सेंट्रेशन का टर्म डाल दिए, ये आ गया। तो ये मॉलिक्यूलर मास को निकालना है, तो इसको इधर कर दो, पाई को नीचे ढकेल दो। पाई की वैल्यू देखो ये कैसे आई, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको यहाँ पे रख दो। इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 200 ml दिया हुआ है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.2 आ गया। और देखो आर की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद टेम्परेचर केल्विन में 300 रखना है, और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इसका 61,000 के लगभग आएगा। अब ऑप्शन में देखो 61,000 कौन है, बस ये है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, तो जानते हो यार लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। देखो इसमें होगा फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन ओनली, देखो नहीं, देखो फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ओनली, देखो बोथ द साइड सेमी परमिएबल, बोथ द साइड नहीं, देखो किधर की तरफ जो मूवमेंट होगा, फ्रॉम द सॉल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन, बस ये टिक कर दो, ठीक है। तो लेकिन यार ये एक मिनट ये देखो, देखा इस ये कह रहे हैं ना फ्रॉम ना, तो यानी कि मतलब कहाँ से, मतलब कि अच्छा हाँ, तो देखो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कह रहा है कि कहाँ से, मतलब फ्रॉम किधर से, तो फ्रॉम देखो लो कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो हो जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो बात क्या हुआ है ना कि देखो हम पिछले 4-4.5 घंटे से लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया है, तो हमसे थोड़ी गलती हो जा रही है। देखो अब ये वाला प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है m2 ना। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो देखो पाई इज इक्वल टू CRT होता है, ठीक है। तो अब देखो पाई इज इक्वल टू CRT अगर होता है तो C की वैल्यू क्या होती है, m/W, अरे मतलब कि W मतलब कि वेट बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ना। तो अब देखो मॉलिक्यूलर मास को इधर ढकेलना है, तो देखो मॉलिक्यूलर मास पहले वाले में सही है, फिर उसके बाद देखो पाई नीचे ही आएगा, तो देखो पाई इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, तो ये होगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये ही हो सकता है, क्योंकि पाई जो है वो इधर है, तो अब ये इस टर्म्स में आएगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद वेट ऑफ सॉल्यूट, सही बात है भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट, तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला होगा क्यों, क्योंकि अगर n की वैल्यू होती है, n जो होता है m2/n2 हो गया, तो ये m2 इधर ढकेला गया, तो पाई इधर आ गया ना, तो n/v होता है कॉन्सेंट्रेशन, n/v, तो देखो n/v, v वॉल्यूम नीचे है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा, फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्यूशन की ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन ना, यानी कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट को बताने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है सब के सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो यार देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक वाला जो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वही बेस्ट होता है। तो देखो जो नीट एग्ज़ाम है ना, वो रेस का एग्ज़ाम है, जिसका हाथ उस दिन सबसे ज़्यादा चल गया, जिसका दिमाग उस दिन सबसे ज़्यादा चल गया ना, वही बाजी मार देगा। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन, इसे पढ़ो और इसे सॉल्व करो, और इसको सॉल्व तुम लोग, चलो ठीक है 40 सेकंड के अंदर, 50 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व करो और आंसर को कमेंट करना, मतलब जब भी सॉल्व करना। लेकिन ये याद रखना, इस सब टाइप के क्वेश्चन को अगर तुम 1 मिनट के अंदर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो यार तुम गेम से बाहर हो अभी। देखो अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन बताओ इस टेम्परेचर पे व्हेन, देखो अब इसमें देखो 3 ठो सॉल्यूट एक सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किए हैं, मतलब मान लो एक 250 ml, एक गिलास पानी है 250 ml ना, उसमें देखो 10 ग्राम चीनी डाल दिया गया, 10 ग्राम यूरिया डाल दिया गया और 10 ग्राम सुक्रोज डाल दिया गया, तो उसमें तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ। तो देखो W1 कितना है, 10 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये, हाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो 180 होता है, मालूम ही होगा यार तुम लोगों का। और वेट और एक सेकेंड, W2 कितना है, देखो ये भी 10 ग्राम है, और इसका भी मॉलिक्यूलर मास यूरिया का 60 होता है। और W3 देखोगे तो ये भी 10 ग्राम है ये ना,
और इसका जो मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का होता है वो 342 होता है ना। तो अब देखो इन तीनों से इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो और पाई इज इक्वल टू CRT चलाओ, या CRT को कांस्टेंट मान लेना, बस लिख देना जैसे। तो यार कुछ इस तरीके से होगा, RT को कांस्टेंट मान लो, तो यानी कि प्रेशर पाई को पी में डिनोट किया गया, तो P1 P2 P3 हो गया। और फिर देखो वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम भी होता है ना, लेकिन वॉल्यूम भी सबका 250 ml है, तो वॉल्यूम को भी कांस्टेंट मान लो। तो देखो वेट कितना दिया हुआ पहले का 10 ग्राम बाई 180, 10 ग्राम बाई 60, 10 ग्राम बाई 342, ठीक है। तो अब इन सबको सॉल्व करो तो देखो तुम्हें लग रहा होगा, देखो ऊपर वाला सब सेम है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। देखो जिसका नीचे सबसे ज़्यादा वो ऊपर सबसे कम ना, जिसका ऊपर सबसे कम जिसका नीचे सबसे कम, जिसका नीचे सबसे ज़्यादा, जिसका नीचे सबसे ज़्यादा है तो इसका ऊपर सबसे कम होगा, यानी कि P3 की वैल्यू सबसे कम होगी, फिर P1 की होगी, फिर P2 की होगी। तो ट्रेंड कुछ इस तरीके का होगा, P3 जो होगा वो सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा होगा P1, और इससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा होगा P2। तो अब इसमें ट्रेंड कौन सा है, देखो P2 सबसे ज़्यादा है, फिर P1, फिर P3, ठीक है। ये वाला टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो यार देखो ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्या करा, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, यानी कि वो वाला जो फॉर्मूला था P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होता था, तो वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता था, और किसके मोल फ्रैक्शन, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता था। देखो ये वाला फार्मूला जो हम लोग कभी पहले का डिस्कस किए हुए थे, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू X2। X2 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पहले हमें टिक करो, आगे बढ़ो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दो तरफ है एक सेकेंड यार जुकाम हो गया। देखो मतलब कि दो सॉल्यूशन है ना, एक का सॉल्यूशन, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और दूसरा जो है वो यूरिया का सॉल्यूशन है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इफ़ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया आर प्लेस्ड ऑन टू साइड्स ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ इक्वल हाइट, यानी कि मान लो इक्वल हाइट में भी है, तो जैसे दो, ये एक बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर में यहाँ पे एक यूरिया का सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक ग्लूकोज सॉल्यूशन है, और बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये भी 0.1 मोलर है, इसका भी 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सही बात है यार, इसके मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट कब होता था, मूवमेंट होता था लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एकदम सेम है तो फिर मूवमेंट हो ही नहीं, कैसे हो जाएगा। देखो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, देखो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए जितने भी क्वेश्चन है भाई तुम्हें सब आसानी मिलेंगे, एक को कोई अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड मिल जाएगा, वरना सब ईजी होता है। विच वन इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग प्रेशर, ये सब कुछ नहीं होता है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसे तुम लोग सॉल्व करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ।